श्री जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस को बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के बारे में हम बहुत परेशानी से खड़े हैं बोलने के लिए, क्योंकि कई सवालें इस विधेयक से उठती हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है। जैसे ये विधेयक है नाम पर वेंकट स्वामी का, जो भूतपूर्व श्रम मंत्री रहे, उनके नाम पर ये पेश हुआ विधेयक है, जिसको उनके समर्थन में जो सरकार चल रही है उसने लाया। कल वेंकट स्वामी जी का यहाँ पर अत्यंत भावपूर्ण एक भाषण हुआ। वह अपने दिल की पीड़ा और 40-50 सालों का मजदूर आंदोलन में उनके जो अनुभव हैं इस क्षेत्र के मजदूरों के बीच में, वो अनुभवों को यहाँ पर व्यक्त करते रहे। वहां तक मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन्होंने इस बिल में सुधार होना चाहिए ये बात भी बड़े आग्रह के साथ यहाँ पर अपने भाषण में कहा, और ये भी कहा कि मंत्री जी इसमें इस सदन में इसको पास करने के पहले ही प्रस्ताव लाए, सुधार लाए, लोगों को साथ लेकर बैठे और इसको सुधारे। अब जिस बिल को उन्होंने स्वयं इस सदन में अपने दस्तखत पर पेश किया था वो उन्हें मंजूर नहीं था उसे पेश करते समय। कल यहां पर विवाद चला कि ये बिल क्यों आया, कैसे आया, इस बात को लेकर, और रामविलास जी यहां पर बैठे थे। उनका भी इस बिल को बनाने में एक अरसे से प्रयास रहा था, इसमें सुधार होना चाहिए ये भी उनकी बात मन में राय थी। और जिस दल के वो नेता हैं, तो उस दल ने इस बिल के बारे में ये लिखा है अपने घोषणा पत्र में, कल मैंने उसको पढ़कर यहां पर रखा कि ये मजदूर विरोधी बिल है। इसमें मजदूर विरोधी ऐसे कई बातें हैं जिसको सुधार के इसको यहां पर लाना चाहिए। लेकिन कल इतना उनको टोकने के बावजूद उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। मैं स्पीकर साहब का नाम नहीं लूंगा, वे अगर पीठासीन होते तो मैं कह देता, लेकिन वे भी श्रम मंत्री थे, उनकी भी ऐसे कानून को लेकर एक अपनी सोच रही है, और मेरी यह मान्यता है कि वे भी इस विधेयक में सुधार चाहते हैं। तो जितने भी श्रम मंत्री रहे, जिन लोगों के नाम पर आज ये बिल यहां पर आया है, सभी लोग इसमें सुधार चाहते हैं। सीपीआई सीपीआईएम दोनों के सदस्य सदन में बोले, इस बिल में सुधार करने के लिए उन लोगों ने भी अपने अपने संशोधन यहां पर दिए हैं, लेकिन जो कतियों इसको लाया, इसको नहीं लाना चाहिए था करके जब मैं यहां कल खड़ा होकर चिल्लाने लगा, तब वो मुझको बिठाने के लिए मुझे टोकने लगे। तो क्या इस बिल में अध्यक्ष जी वो बात है कि जिसमें लोगों की राय एक है, इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ के लोगों की राय एक है कि ये बिल ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। फिर कौन वो हाथ है, छिपा हाथ, किसका वो हाथ है, कौन वो शक्ति है, कहां वो छिपी है जो इस विधेयक को सही रूप में इस सदन में आने से रोक रही है? इसका जवाब नहीं मिल रहा अध्यक्ष जी। तो इसलिए मैं बहुत पीड़ा से बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस सदन में हैं, पक्ष है विपक्ष है, अलग अलग राय है, उसे व्यक्त करने के भी अलग अलग ढंग है, लेकिन कोई भी एक ताकत है जो इस सदन में के भीतर शायद नहीं है, मगर जिसकी इतनी पकड़ है कि जो चीज सब लोग यहां करना चाहते हैं वो करने से हाथ पकड़कर उनको रोक रही है। और ये रोक केवल उद्योग, ये जो मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, या हम संसद में बैठे हुए अनेक लोग हैं अलग अलग दलों के, अति वामपंथ से लेकर चाहे जिस दल का नाम लीजिए आप, तो केवल हम लोगों के बीच में वो मामला नहीं है, बात कुछ और आगे जाती है अध्यक्ष जी। और वो जब 1988 में ये बिल पहले बार राज्यसभा में लाया गया,
पिटिशन कमेटी के सामने जस्टिस कृष्णा अय्यर के अध्यक्षता में जो वो कमेटी है, नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर कंस्ट्रक्शन लेबर, NCCCL, इसके ओर से एक याचिका देने में आ गई। वो याचिका पर बहस चली उस कमेटी में 2 साल। उस कमेटी के सामने श्रम विभाग के सचिव ने जाकर गवाही दी, अन्य सरकारी अधिकारियों ने जाकर गवाही दी, मजदूर नेताओं ने जाकर गवाही दी। सब लोगों की गवाही होने के बाद उस कमेटी का जो रिपोर्ट आया, अध्यक्ष जी, वो ये रिपोर्ट है 31 मई 1989 का, मई 31, 1989। अब इस विधेयक, इस कमेटी के रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उसमें से 1-2 सदन के सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सदन खुद के ऊपर कितना अन्याय कर रहा है। कंस्ट्रक्शन मजदूरों के ऊपर जो अन्याय है वो छोड़ दीजिए, लेकिन खुद के ऊपर कितना अन्याय कर रहा है उसको जरा सदन समझ ले, और ये सदन की क्या गरिमा बची है उसे भी ये सदन जरा जान ले। अध्यक्ष, ये कमेटी कहती है, मैं सब कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, इतना है, उसकी जो सिफारिशें हैं उसमें से भी 2-3 जुमले पढ़ूंगा। दिस कमिटी, यानी कृष्णा अय्यर कमेटी, सेंट्रल नेशनल कैंपेन कमिटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर, दिस कमिटी has also formulated a draft legislation which, if enacted, should serve the interest of construction workers. The draft legislation prepared by the committee proposed a compulsory registration of all employers and workers, vesting of responsibility for determining and disbursement of wages through an autonomous body, and the constitution of tripartite labor boards comprising employers, construction workers and government agencies for looking into and regulating the service conditions of the construction workers. It also lays extra emphasis on the implementation aspect, as the actual implementation of all social legislations in the country leaves much to be desired. यह पिटिशन कमेटी की राय है, सर्वानुमत की राय है। आगे जाकर यह कमेटी कहती है, without going into the merits of the schemes proposed by the campaign committee, the committee, that is the petitions committee, desire that the Ministry of Labour should take a careful note of the suggestions made by the campaign committee and see to what extent these could be incorporated in the bill already introduced in the Rajya Sabha. सीधी सिफारिश है कि जो विधेयक का प्रारूप उस कैंपेन कमेटी ने बनाया है उसमें ये सारे जो मुद्दे हैं, उसे जो बिल आज यहां पर पेश है राज्यसभा में, यानी उस समय जो पेश था उसमें कैसे उसको जोड़ा जाए, ये बात की सिफारिश कर रही है। और आगे, फर्दर, even after the passage of the bill and at the time of framing detailed rules for implementation of the provisions of the bill, the campaign committee may be involved in the process of consultations so that the objectives underlying the measure could be implemented in letter and spirit. और फिर आखिरी जो उनका सिफारिश है, from the statement of objects of the bill introduced in Lok Sabha, the committee finds that the present bill will apply only to establishments which employ or had employed 50 or more building workers in any building or other construction work. 88 का बिल 50 पिटिशन कमेटी के सामने आता है, मामला सभी को सुनती है, सारे सरकारी अधिकारी जाकर अपना गवाही देते हैं और कमेटी बोलती है कि ये 50 तक ही 50 से अधिक जो कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए ये विधेयक लागू हो रहा है। Thus, all establishments employing less than 50 workers will presumably be beyond the purview of the present bill. Thus, the workers employed by private persons and institutions for construction work will not be entitled to any benefit arising from this legislation if the total workforce employed is less than 50. As against this, the scheme formulated by the campaign committee seeks to cover all construction workers wherever they may be employed. The scope of the legislation
formulated by the campaign committee would thus appear to be more comprehensive and wide-ranging. It is in this context that the committee, that is the petitions committee, desire that the legislation proposed by the campaign committee may be examined and considered, and all good features thereof may be suitably incorporated in the government bill. ये recommendation, और ये recommendation सरकार के हाथों में रहा है, इनकार करने का आपको अधिकार नहीं है, सदन की कमिटी है। और अंत में उन्होंने कहा, the committee therefore recommend that the bill pending in the Rajya Sabha be withdrawn and a fresh comprehensive bill be introduced so as to cater to the long felt demands of a hitherto neglected segment of the working class. तो दो सिफारिशें, एक तो उस नेशनल कैंपेन कमेटी का विधेयक से वो सारे जुमले इसमें आना चाहिए, 50 की जो सीमा बांधी है वो सीमा नहीं रहनी चाहिए, और राज्यसभा में जो विधेयक पेश है उसे वापस लेना चाहिए और एक कॉम्प्रहेंसिव बिल लाना चाहिए। अब अध्यक्ष, अगर कोई यहां पर हमको ये कहे कि पिटीशन कमेटी, तो पिटीशन कमेटी की अगर कोई अवहेलना करता है, पिटीशन कमेटी का अगर कोई अपमान करता है, वो इस सदन की अवहेलना करता है, ये सदन का अपमान करता है, कंटेम्प्ट है, दूसरा कोई शब्द नहीं है। ये जिस किताब को लेकर हर दिन यहां पर विवाद होते हैं, कॉल एंड शक्दर, क्या कहता है? वो कहते हैं, इन द केस ऑफ पिटिशन ऑन मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ये 730 पन्ना, कॉल एंड शक्दर का 91 एडिशन। In the case of petition on matters of general public interest, the committee reports to the House, giving the facts as stated by the petitioner, the comments of the ministry concerned obtained thereon, and their conclusions or recommendations. The recommendations of the committee may be that the petitioner's suggestions in toto ought to be implemented, or that the petitioner's suggestions in the form modified by or acceptable to the committee ought to be implemented. अध्यक्ष जी, यही बात है। आपको कहा था कि क्या स्वीकार करना है, किस तरह से अमल करना है, कैसे उस विधेयक को वापस लेना है, और कैसे सुधारा हुआ विधेयक को, कॉम्प्रहेंसिव विधेयक को इस सदन में लाना है। और क्या हुआ है, उसी को आप ले आए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 3-4 श्रम मंत्री हो गए, 7 साल बीत गए, और उसके बाद उसी विधेयक को आप ले आए। क्या इस सदन की गरिमा है? क्या इस सदन का, इस सदन के एक कमेटी का इज्जत को बचा रखा है हम लोगों ने? और अगर इस सदन की कोई कमेटी की राय, यानी इस सदन की राय इस सदन को ही मंजूर न हो, तो फिर देश में इस सदन की बड़ी गरिमा बनी रहनी चाहिए करके बार बार यहां कभी कभी अनेक दोनों तरफ से स्वर आ जाते हैं। वो स्वर का क्या अर्थ है? हम लोग अपनी इज्जत करना नहीं जानते हैं, तो दुनिया क्यों हमारी इज्जत करे? तो इसलिए कहां हम लोग आकर पहुंचे इस विधेयक को लेकर अध्यक्ष जी, तो मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा है, क्योंकि यह मामला हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए सदन में। केवल इन कर्मचारियों का, जो सबसे निराधार ऐसे कर्मचारी मजदूर हैं, केवल उनका सवाल इसके साथ जुड़ा करके नहीं अध्यक्ष जी। इसलिए मैंने सबसे पहले इस सवाल को छेड़ा कि क्यों, कौन वो हाथ कि ना पिटीशन कमेटी को पकड़ रखता है, इस सदन को पकड़ रखता है, सदन के हर बाजू को पकड़ रखता है, और जो सबके मन की इच्छा है वो इच्छा पूरी होने नहीं देता है। कौन वो ताकत है? क्या हिंदुस्तान के बिल्डर्स की लॉबी है, जो अरबपति नहीं बल्कि खरबपति है? क्या उनकी लॉबी है? किसके, कौन है, कौन वो ताकत है? और इसकी अगर खोज यह सदन किसी रूप से करे, कोई व्यक्तिगत तौर पर करे या सामूहिक तौर पर करे कि कौन वो ताकत है हम लोगों को, इन कर्मचारियों को, इन मजदूरों को इंसाफ देने से रोक रहा है, तो अध्यक्ष जी हम समझते हैं कि इस बहस जो हम लोग आज कर रहे हैं, यह बहस सार्थक होगी, वरना इस बहस का कोई अर्थ नहीं होगा। इस विधेयक में संशोधन करें या इसको कमेटी के पास भेजें, सिलेक्ट कमेटी के पास भेजें, आदि आदि सवालें हैं। और ये भी बातें यहां पर आई हैं कि
कौन संशोधनों को स्वीकार किया जाए या इस बिल को किस तरह से यहां से पास करके फिर इसको सुधारा जाए, ये कई बातें आई हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं एक दो बातें इस विधेयक को लेकर बहुत साफ कहना चाहता हूं। पहला, उस जो दूसरा विधेयक है, जो उस सेस के साथ जुड़ा हुआ जो विधेयक है, ये सेस वाला जो विधेयक है, इसमें एक सुधार हम चाहेंगे कि मंत्री जी अगर इस विधेयक को पास करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कहीं हमारे सम्माननीय सदस्यों ने पूछा कि कल जैसा हाउस डिवाइड किया था फिर इस विधेयक पर विरोध करना है, डिवाइड करना है। कुछ बातों पर मुझे लगता है कि डिवाइड करना ही पड़ेगा, या तो विरोध करना पड़ेगा और विरोध करके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया, और वो भी 1 रुपया नहीं है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि सब लोग कह रहे हैं कि 1 रुपया, कहां है 1 रुपया? इसमें लिखा है नॉट एक्सीडिंग 1% नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 1% है। इट कैन बी 0.5%, इट कैन बी 1/4%। और वो जो हाथ है जो ये विधेयक में असलियत को लाने से रोक रहा है, कल वो हाथ काम नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा है? नॉट एक्सीडिंग 1%, इट कैन बी 0.5%। और अगर मैं जानता हूं इस देश के व्यवस्था को, इट विल बी 1/4%। मेक नो मिस्टेक, क्योंकि बाद में हम लोग जो भी चिल्लाए हैं वो बाहर का चिल्लाना होगा, उससे कोई फर्क किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। जो आज इस विधेयक को इस रूप में ही पास कराना चाहते, इसमें सुधार लाने से रोक रहे हैं। तो इसलिए अध्यक्षा जी, मेरी प्रार्थना है मंत्री जी से, बाकी क्या संशोधन होंगे या इस विधेयक का किस रूप से आप इसको अंत में हल करना चाहेंगे वो आप तय कर लीजिए, लेकिन जहां नॉट एक्सीडिंग 1% है वहां नॉट लेस देन 2% करें। यानी 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, मार्ग खुला हो, लेकिन 2 से कम कतई नहीं हो सकता है। ये आप निर्णय पर आइए, वरना फिर हम लोगों के मन, औरों के मन में जो भी बात हो, लेकिन हमारा मन इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए हमको नहीं छोड़ेगा। 1 रुपया, 100 में 1 रुपया। मुझे आज, अब एक सम्मानीय सदस्य आज सुबह हमसे बात किया और बोले आप इस विधेयक के बारे में कल इतने उत्तेजित थे, लेकिन ये जो 1% आएगा तो ये मकान बनाने का दाम बहुत बढ़ाएगा। यानी 100 रुपया आपका लगेगा, उसमें 1 रुपया देना है। 1000 रुपया लगेगा तो 10 रुपया देना है। 10,000 रुपये में 100 रुपया देना है सेस के तौर पर, जिससे वो गरीब मजदूर का कहां उसको चोट लग जाए, कहां वो मर जाए, तो उनके जो बचे हैं उनके लिए कुछ तो इंतजामी हो, और कुछ नहीं होना इसमें, और उसके लिए भी रोना है कि नॉट एक्सीडिंग 1% पर भी रोना है। तो इसलिए अध्यक्षा जी, हम ये बात को बहुत आग्रह से मंत्री जी से कह रहे हैं कि 1% यानी 100 में 1 रुपया। जो आदमी 100 रुपये का खाना खा सकता है, वो 1 रुपया वो बेरर के हाथ में दे सकता है। आजकल वो बेरर नहीं लेगा, लेकिन 1 रुपया तो दे सकता है। और 100 रुपये में 1 रुपया देने की अगर क्षमता ना हो, तो उस व्यक्ति को, मुझे याद आता है जस्टिस चागला का जजमेंट, जब ये सब कारखाने चलाना न चलाना, बोनस न देना, इस पर जब विवाद आया था, जस्टिस चागला बंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस चागला का जजमेंट है कि जो 8 1/3% मिनिमम बोनस जो नहीं दे सकता है, वो अपना कारखाना या मिल बंद करके चले जाए, उसको चलाने के लिए नहीं आता है वो चले जाए। और 2% की हम मांग कर रहे हैं, नॉट लेस देन 2, उससे ज्यादा अगर संभव हो तो होना चाहिए, लेकिन 2% हम मानते हैं अध्यक्षा जी, हमारे लिए इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इस पर किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता है। फिर अध्यक्षा जी, इसमें जो दूसरा एक क्लॉज है, हमने अमेंडमेंट नहीं दिया है, क्योंकि हम इस बिल का विरोधी रहे, तो इसलिए हमने अमेंडमेंट इस पर नहीं दिया। दूसरा अध्यक्षा जी, मेरा कहना है इस पर जो क्लॉज नंबर 6 है, इसमें जो आपने ये कहा है, notwithstanding anything contained in this act, if the central government is satisfied that it is necessary or expedient so to do in public interest, underline public interest, Mr. Minister, in public interest, it may by notification in the official gazette and subject to such conditions if any as may be specified therein, exempt any employer or class of employers from payment of the cess payable under this act. यानी आपने ये भी अधिकार ले लिया
कि सरकार के मन में यह बात आ जाए, कोई भी अधिकारी के मन में, चूंकि अंततोगत वो नीचे का कोई सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर इस कानून को चलाने वाला है, मंत्री थोड़ी इसके ऊपर निगरानी रखने वाले हैं। तो notwithstanding anything contained in this act can be made redundant. It's as simple as that. सीधी बात है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट को भी, अध्यक्ष जी मुझे कोई बतावे, ये जो गरीब बिल्डिंग मजदूर है, इनसे बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट आज हिंदुस्तान में कौन सी हो सकती है आज के दिन जब हम लोग ये बहस कर रहे हैं इस बिल के संदर्भ में। मगर इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन हुज इंटरेस्ट, विच इज द पब्लिक इन हुज इंटरेस्ट यू वांट टू डिप्राइव द वर्कर्स, द बिल्डिंग वर्कर्स, even of that less than 1% cess that you may finally decide to impose if the law is passed as it is. सभापति जी, ये 1% के बारे में जो बहस कर रहे हैं, इसमें 99% बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं लोग, कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्लास। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट? क्या परसेंटेज गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है? मेरा सुझाव है जॉर्ज फर्नांडिस से कि इसमें गवर्नमेंट का भी इस सेस के अंदर 1-2% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मुझे मंजूर है। हमने तो आप नहीं थे यहाँ पर, आप ही से शुरू किया कि आप इतना सब चाहते हुए भी ये सब चीज नहीं कर पाए, क्योंकि कोई ताकत है पीछे जो किसी को भी कुछ करने नहीं दे रही है। और कल अगर आप फिर उस जगह पर बैठ जाएंगे और ये कानून तब तक पास नहीं होगा तो फिर आपकी बात आपको ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ ना कहाँ कोई हाथ है जो सबको रोक रहा है। मिनिस्टर बुलाने वाले हैं अपने को बात नहीं, अरुणाचलम जी को मैं क्यों दोष दूं? उनका दोष नहीं है, उनके जगह पर जो भी थे वो सबकी वो हालत रही, और जब सीपीआई और सीपीआईएम की वो हालत रही तो औरों की क्या बात करना। अब अध्यक्ष जी माफ करिए, मैंने थोड़ा सा समय लिया, मैं अभी इस कानून के 2-3 जुमलों पर बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली बात यह है कि मुझे इस विधेयक को पढ़ते समय, अच्छा क्या करें, अभी आवाज तो ऐसी बनी मेरी। अध्यक्ष जी, तो मैं इस विधेयक का बारे में इसकी कतनी करने पर भी मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। इस माने में कतनी करने पर संदेह है कि ये बताया कि ये तो ऑर्डिनेंस के तौर पर यहां पर लाया गया, ऑर्डिनेंस के तौर पर इसको लाते हुए कहा गया कि ये नीड हैड बीन फेल्ट, नहीं माफ करिएगा, as parliament was not in session and in view of the urgency felt by the government for meeting the long standing demand of for the aforesaid legislation, ये statement of objects and reasons में लिखा है और इसके ऊपर दस्तखत है आपका, इस पर दस्तखत है आपका। In view of the urgency felt by the government for meeting the long-standing demand for the aforesaid legislation, हाँ 20 साल से चल रहा है, urgency was not felt। 88 में राज्यसभा में आ गया, उस पर कमिटी में सारी बहस हो गई, कमिटी ने सिफारिशें की, 7 साल वो सिफारिशों पर सब लोग सो गए, और अब एकाएक आप यहां पहुंच गए कि urgency felt by the government for meeting the long-standing demand for the aforesaid legislation। तो बात इसमें अध्यक्ष जी बात तो इसलिए इसमें नियत की भी नियत के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह आता है, और जो कहा जाता है और जो किया जाता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है मुझे लगता है। और ये लगने का जो मूल कारण है वो अध्यक्ष ये है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं, इसमें इन मजदूरों के बारे में बहुत भारी संवेदना व्यक्त करने में आई है। तो ये संवेदना 25 साल 30 साल कहां थी? अगर आपको इतनी चिंता आज हो गई, इसको जिन लोगों ने ड्राफ्ट किया और जिन लोगों ने इतना आग्रह के साथ इसी रूप में इसको यहां लाया, building and other construction workers are one of the most numerous and vulnerable segments of unorganized labor in India. The building and other construction works are characterized by their inherent risk to the life and limb of the workers. The work is also characterized by its casual nature, temporary relationship between employer and employee, uncertain working hours, lack of basic amenities, and inadequacy of welfare facilities. इतना उन लोगों ने बिल्कुल सही है, लेकिन कथनी और करनी में यह फर्क तो नजर आता है कि जब ये बात मन में है तो फिर 7 साल क्यों इसको कपबोर्ड में बंद करके रखा गया, क्यों इसे नहीं लाया गया?
इसलिए ये शब्द है, ये केवल शब्द है जिसमें कोई सार नहीं है। ये शब्द हैं जो दिल से नहीं आ रहे हैं, ये जबान से आ रहे हैं। ये परेशानी है और इसलिए परेशानी बढ़ जाती है कि इसका अमल भी उसी तरह से होगा। यहां जो कतनी करने में मुझे अंतर दिखता है, वही इसका अमल में भी वो अंतर सामने आ जाएगा, ऐसा मुझे तो लगता है। अध्यक्ष जी, मैं इसके दो क्लॉजेस को लेकर आपत्ति उठाते हुए मंत्री जी से कुछ ठोस सवाल भी पूछना चाहता हूं, श्रम मंत्री से। पहला यह है कि जो आपका डेफिनेशंस में इसका सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, मिस्टर लेबर मिनिस्टर, सेक्शन 2D, सेक्शन 2D, जहां बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क मीन्स, ये जो डेफिनेशन आपने दिया है, प्लीज रेफर टू द लास्ट 2 लाइन्स। But does not include any building or other construction work to which the provisions of the Factories Act 1948 or the Mines Act 1952 apply. Why? Why do you want to exclude them? माइनिंग एक्ट आज तो आपका निजीकरण हो रहा है, और अगर सरकारीकरण भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार कौन सा बड़ा दयालु मालिक है? सरकार सबसे खतरनाक मालिक है। So why do you want to exclude them? Why do you want to exclude building and other construction work to which the provisions of the Factories Act apply? किनको बचाने की कोशिश है? तो इसलिए अध्यक्ष जी, जब मैंने ये कहा कि ये कानून में कई चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार न हो तो फिर इसका विरोध होगा, साथ नहीं दिया जा पाएगा। तो इसलिए ये एक्सक्लूडिंग बट डज नॉट इंक्लूड, अब यहां कोई राइट, यू आर नॉट इवन सीकिंग पावर्स इन द लॉ इटसेल्फ, इन द बेसिक लॉ यू आर एक्सक्लूडिंग ऑल दोज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स who are engaged in constructing, doing work to which the provisions of the building or other construction to which the provisions of the Factories Act or the Mines Act apply. इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए। दूसरा, उसी में सेक्शन 2 go to J on page 3, the definition of establishment. Establishment means any establishment belonging to etc., but does not include an individual who employs such workers in any building or construction work in relation to his own residence. अब इसमें मुझे आपत्ति इसलिए है कि आजकल रेजिडेंस का मतलब 5-5 करोड़ के पटना में दर्जनों घर खड़े हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। दिल्ली में इस प्रकार के दर्जनों नहीं, सैकड़ों घर खड़े हो रहे हैं। सैकड़ों घर, एक एक सेठ का घर आजकल महल है। फार्म हाउस तो अब हम कभी देखे नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप दिल्ली के ये जो महा कॉलोनीज हैं, ये महा कॉलोनीज में जो लोगों के मकान हैं, वो वकील हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो सेठ हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो राजनीतिक नेता भी हो सकते हैं। क्या मकान नहीं है लोगों के? 1 करोड़ रुपया तो कुछ नहीं है उनके मकान बांधने, और जब करोड़ रुपया का मकान बांधेगा तो उनसे 1 लाख रुपया नहीं निकालेंगे सेस में। आई एम कंक्लूडिंग सर। 1 लाख रुपया उनसे आप नहीं निकालोगे सेस में। इतना लूट का पैसा जब मकान बांधकर प्रॉपर्टी बनाने में जा रहा है तो उस गरीब का भी हिस्सा उनको दिया जाए, और वो हक का, चोरी का नहीं, उसका मेहनत का, उसका पसीने का। तो इसलिए अध्यक्ष जी, हम मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि इसको आपको हटाना होगा, वरना हिंदुस्तान में जो मालिक हैं वो इस प्रकार का इसमें तिगड़मी करेंगे कि जिससे आधे को इसी आपका प्रोविजो आपने यहां पर दिया है उससे हटा देंगे, कुछ लोगों को फैक्ट्रीज और माइंस एक्ट के आधार पर हटा देंगे, और फिर आगे ये जो 50 की जो सीमा है उसको हटाइए, उसको हटाइए। कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
देखिए एक चीज को जान लीजिए, हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में हमने ऐसे कारखानदारों को हम जानते हैं जहां हम लड़ाई लड़े हैं, जिन लड़ाइयों में हमारा एक साथी मारा गया, अनेक मजदूर मारे गए, शंकर गुहन योगी मारा गया, शराब के धंधे चलाने वाले बड़े बड़े सेठ हैं, देश में गरीबी कैसी मिठाई जाए ऐसे बैनर लगाते हैं सड़कों पर, लेकिन अपने कारखानों में कैसे मजदूरों का शोषण करते हैं इसका अनुभव हमको है। और कैसे शोषण होता है, हर मजदूर ठेकेदार है। Every employee is treated as a contractor. He has an individual contract of employment. What will prevent these rascals from doing that? What will prevent any contractor rascal from doing that? इसलिए कोई लूप होल मत छोड़िए। एक एक मजदूर कॉन्ट्रैक्टर होगा, काम पर सुबह आते समय उसको लिख कर दीजिए, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आई एम ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय विद यू, आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर, मैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर हूं, एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर। मैं अमुक काम करके दूंगा, 100 रुपया शाम को ले जाऊंगा या 50 रुपया शाम को ले जाऊंगा। जी, rascal is a word of affection and regard. I always call you a good rascal. Haven't I called you a rascal many times, Ramesh? तो इसलिए अध्यक्ष जी, इसमें यह भी आपको सुधार करना होगा। ये 50 की सीमा बांधकर यह कानून पास नहीं हो सकता। तो इसलिए कल जो श्री वेंकट स्वामी जी ने जो बात यहां पर रखी, आपने जो कहा कि इसमें सुधार करिए, तो यह विधेयक आज पास मत करिएगा। आज जो भी इस पर बहस हो वो बहस चलेगी। ये बहस समाप्त होने के बाद समय आपको हो तो आज शाम को बिठाइए लोगों को। अगर आज सब लोगों ने अपना कोई कार्यक्रम बनाया हो तो कल शाम को बिठाइए या कल सुबह 9 बजे बुलाइए। बिठाकर इसमें क्या क्या सभी लोग मिलकर क्या सुधार हो सकता है वो इस बिल के बारे में तय करिए, उसके बाद इस बिल को पास करिए। और अगर इसको आप नहीं कर पाएंगे मंत्री जी, तो फिर विवाद बने रहेंगे और इसमें से कोई नतीजा जो निकालना है वो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। एक ही आखिरी बात को कहकर मैं समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी, और वो है सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट। 16 of the Act. A building worker who has been registered as a beneficiary under this act shall, until he attains the age of 60 years, and now mark those words, Mr. Minister, contribute to the fund at such rate per mensum as may be specified by the state government by notification in the official gazette, and different rates of contribution may be specified for different classes of building workers. मेरा जवाब है इसके लिए नो। Why should the worker contribute? That man has no benefit of any sort. कोई भी सुविधा आज उसको नहीं है, सड़क पर लेट रहा है। आप उनको मकान और 10 जन्म में नहीं बना देने वाले हैं। ये देश का आर्थिक नीति और कल का जो आपका बजट रहा, भले आप लोगों ने समर्थन किया उस बजट का, अगर वही रहा तो और 10 जन्म में कहां उनको मकान बांध कर देने वाले उस गरीब को। उसके बच्चे वहां पर सड़क पर मिट्टी खाकर मरने वाले हैं और उनसे आप पैसा लोगे, आप सेस इनका 1% नॉट एक्सीडिंग 1% करोगे और इनका सेस, इनके ऊपर भी सेस लगाकर उनसे भी पैसा वसूलोगे। नहीं हो सकता। The cess will come from the employers. अगर आपका मन में आज के दिन उनसे भी 1% लेना हो तो फिर किसी एक साथी ने सदस्य ने यहां पर, माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि सरकार अपना हिस्सा दे, तो इन कर्मचारियों की ओर से सरकार अपना हिस्सा देने का काम करे, लेकिन इन मजदूरों से आज के दिन, आज से 10 बरस 20 बरस में अगर उन सबको रहने का, उन सबको मोटर गाड़ी का, मारुति गाड़ी का, ये सारी चीजों का इंतजामी आपके नए व्यवस्था ने अगर आप लोग कर देने में कामयाब हो गए तो बात अलग है, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। लेकिन आज का दिन उनसे कंट्रीब्यूशन लेना संभव नहीं होगा। और मैंने ये जो 3-4 इसमें संशोधन आपके सामने रखे, अगर ये संशोधन अध्यक्ष जी किसी भी रूप में मंत्री जी इसको अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हम इस विधेयक का संपूर्ण विरोध करते हुए इस विधेयक का इस समय मैं न समर्थन कर रहा हूं न विरोध कर रहा हूं, मंत्री के ऊपर छोड़ रहा हूं। हम समर्थन करें या ना करें ये तय करना। धन्यवाद।